हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल आरसी क्लासेज में। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम आप सबके बीच प्रकाश पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके बीच प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि बहुत ही बढ़िया पाठ है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं कि आखिर में प्रकाश होता क्या है, प्रकाश है क्या, तो इसकी सब जानकारी हम लेंगे। तो गाइस, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे आपके सामने दोस्तों आप देख रहे हैं, पहला टॉपिक है प्रकाश। तो आखिर में प्रकाश होता क्या है? लाइट, इसको इंग्लिश में दोस्तों लाइट बोलते हैं। आखिर लाइट होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। तो गाइस, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, अब जिसके द्वारा दोस्तों हम देखते हैं, अब जिसके द्वारा इसको हम देख रहे हैं, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि आँख से देखते हैं। तो गाइस, आपको बता देते हैं, आँख से देखना अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अंधेरे में हो और आप अंधेरे में हो, आपके पास आँख भी हो, तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे प्रकाश की ज़रूरत होती है। वही बात यहाँ पे है कि आप यहाँ पे जिसके द्वारा देख रहे हैं वही प्रकाश कहलाता है। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। हमारे आपके बीच दूसरा टॉपिक क्या है? हमारे आपके बीच दूसरा टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। तो गाइस, प्रकाश के स्रोत है क्या? तो दोस्तों आप देख रहे हैं, प्रकाश के स्रोत हैं जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब। दोस्तों, सूर्य बिजली का बल्ब ये भी रोशनी करता है। दोस्तों, ये प्रकाश के स्रोत हैं। और ये भी दोस्तों, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर है। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब गाइस, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं? चलिए इसके भाग को भी देख लेते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहला तो होता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त। तो गाइस, प्रदीप्त को देख लेते हैं। तो प्रदीप्त में क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। गाइस, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन, यानी कि स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये सूर्य है, सूर्य है गाइस, और ये स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए यह प्रदीप्त होगा। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, आपको समझ में आ गया कि ये प्रदीप्त होते क्या हैं। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करती हों, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो गाइस, आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका दूसरा भाग हमारा क्या है? इसका दूसरा भाग है अप्रदीप्त। तो आखिर में अप्रदीप्त होता क्या? चलिए देख लेते हैं अप्रदीप्त को। आप देख रहे हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वयं से उत्सर्जन नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए, आप तो जानते हैं सूर्य स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, लेकिन जो चंदा होता है, चाँद, जो चाँद होता है हमारा, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए यह अप्रदीप्त होगा। आप देख सकते हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अप्रदीप्त वस्तुएं है ही। तो गाइस, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो उम्मीद है आपको आगे भी समझ में आएगा। तो चलिए अगले टॉपिक को हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारे आपके बीच है प्रकाश के गुण। आखिर में प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो चलिए प्रकाश के गुण हम देख लेते हैं। प्रकाश के गुण आखिर में क्या क्या होते हैं? तो गाइस, इसके पहला गुण होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो गाइस, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और दूसरे इसके जो गुण हैं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश दोस्तों दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम इसकी सहारा से किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे वस्तु है कोई, आप देख रहे हैं, तो ये प्रकाश के सहारे से देख रहे हैं, ये इसका गुण है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा और आगे भी आपको समझ में आएगा। हमारे आपके बीच तीसरा टॉपिक है। तीसरा जो पॉइंट इसमें है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात मतलब दोस्तों, आप यहाँ पे सोच रहे हैं निर्वात होता क्या है? तो दोस्तों आपको निर्वात बता देते हैं। निर्वात में क्या होता है? निर्वात मतलब जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, प्रकाश बिना माध्यम के चल सकता है, और इसमें निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड होता है। यानी कि दोस्तों 3 लाख मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। तो दोस्तों आप ये वाला भी समझ गए होंगे। और चलिए अगले टॉपिक की तरफ देख लेते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो बोल रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो दोस्तों आप प्रकाश जब देखेंगे, जैसे आप सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी पर किरण हमारी आ रही है,
तो ये सीधी रेखा में आएगी, ना कि ऐसे 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 करके नहीं आएगी दोस्तों, ये सीधी रेखा में ही आएगी। और अगला टॉपिक जो इसमें दिया है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एमस्ट्रांग से 7800 एमस्ट्रांग तक होता है। तो दोस्तों आप यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे, आगे भी आपको समझ में आता रहेगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख रहे हैं अगला टॉपिक हमारा दिया है प्रकाशिक माध्यम। आखिर में दोस्तों प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, तो चलिए प्रकाशिक माध्यम को देख लेते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। यानी कि दोस्तों प्रकाश जिस माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास गिलास है, ये हमारे पास गिलास है और ये हमारे गिलास में पानी है और इधर तरफ हमारा कोई वस्तु है। अब प्रकाश इस पे पड़ रहा है, अब यहाँ से होकर जा रहा है, इस पे पड़ रहा है। तो दोस्तों ये मार्ग है इसका, इस मार्ग से जा रहा है। वही बात हुई है, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। यानी कि ये पदार्थ है, पानी से गुजर रहा है, तो यही इसका प्रकाशिक माध्यम हुआ दोस्तों। तो प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है यानी कि जाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी लिखा होगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो होता है दोस्तों पारदर्शक। वास्तविक में पारदर्शक होता क्या है, तो चलिए पारदर्शक को हम देख ही लेते हैं। आप देख रहे हैं, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है पारदर्शक कहलाता है। जैसे वायु, जल और कांच इत्यादि। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए कोई कांच लिए हैं और दोस्तों उसमें इधर से उधर दिखाई देता हो, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सी जगह दुकानों में भी लगा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कांच है, आपके पास कोई कांच है, आप इधर से देख रहे हैं तो ये चीज़ इधर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको इस पार का उस पार दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये जो हमारा है ये पारदर्शक है, यानी कि इधर से उधर दिखाई दे और पारदर्शक हो। तो दोस्तों आप ये वाला समझ ही गए होंगे, आगे भी आपको समझ में आता रहेगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा इसमें दूसरा भाग जो इसका क्या है, इसका दूसरा भाग है पारभाषक। पारभाषक होता क्या है, पारभाषक को देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही बाहर जा पाता है पारभाषक कहलाता है। दोस्तों आपको यहाँ तक पहुँचे तो आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको बोरिंग भले ही लगेगा, लेकिन आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा। आप देख रहे हैं, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही बाहर जा पाता है पारभाषक कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़ और इत्यादि। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, आप एक कांच ले लीजिए जो कांच घिसा हो, घिसा कांच ले लीजिए, और चाहे आप तेल लगा हुआ कागज़ ले लीजिए और इस पर आप लाइट बार के देखेंगे तो आपको सफ़ेद कागज़ की तुलना में ये तेल लगा वाला कागज़ से कम दिखाई देगा। तो आप दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे भी आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक इसी में दिया है हमारा, दिया है अपारदर्शक। तो अपारदर्शक होता क्या है, अपारदर्शक जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग बाहर नहीं जा सकता अपारदर्शक कहलाता है। दोस्तों जिस पदार्थ से होकर थोड़ा सा भी भाग उस पार नहीं जा सकता है अपारदर्शक कहलाता है। दोस्तों किताबी भाषा का ना लेकर दोस्तों आप अपने शब्द में तोड़िएगा, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग बाहर नहीं जा सकता अपारदर्शक कहलाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, जैसे लकड़ी, मकान इत्यादि। जैसे दोस्तों आपका मकान है, आप मकान के इस पार से टार्च मारेंगे तो उस पार नहीं जाएगा। जैसे आपका कोई मकान है और आप इधर से लाइट बार रहे हैं, समझ लीजिए दोस्तों, सपोज करिए आप इधर से लाइट बार रहे हो, तो आपका जो प्रकाश है इस पार से नहीं आने वाला है, इधर ही रह जाएगा, बल्कि उल्टा इधर थोड़ा थोड़ा भाग इसका लौट के आ जाएगा। तो ये आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे भी आपको समझ में आता रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो दिया है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण होता क्या है, तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से होकर बिंदु तक प्रकाश रिजरेखी मार्ग से होकर जाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। दोस्तों किसी समांग माध्यम, किसी समांग मतलब दोस्तों सीधा माध्यम हो, माध्यम में एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, जिस रिज रेखी मार्ग से, ये समझ लीजिए रिज रेखी मतलब दोस्तों सीधा सीधा मार्ग से होकर गमन करता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो दोस्तों आप ये प्रकाश किरण हो गया। अब आपके सामने अगला है प्रकाश पुंज दिया है। तो दोस्तों प्रकाश पुंज को इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बीम ऑफ लाइट को हम देख लेते हैं। तो बीम ऑफ लाइट हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीम ऑफ लाइट दिया है, प्रकाश पुंज एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को
प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये समझ लीजिए, सपोज करिए ये हमारे पास टॉर्च है, ये हम टॉर्च ले रहे हैं, ये हमने टॉर्च ले लिया और टॉर्च लिए दोस्तों। अब हम इधर से प्रकाश मारेंगे, यहाँ से हमारा समझ लीजिए बटन है, इसको दबाएंगे तो दोस्तों ये इधर ही प्रकाश फैलेगा, हमारा इधर ही प्रकाश फैलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसके अनुसार समझ सकते हैं कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को तो प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। दोस्तों यही हमारा किरण पुंज है, यही आप देख रहे हैं ये पुंज है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तो दिया है आपके सामने अभिसारी। तो दोस्तों अभिसारी दिया है, अभिसारी क्या है चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। आपको दोस्तों बता देते हैं अभिसारी को इंग्लिश में कन्वर्जिंग कहा जाता है। तो कन्वर्जिंग है क्या, ये आप देख रहे हैं, जब किसी एक ही बिंदु पे प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। तो दोस्तों आप जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बिंदु हमने ले लिया, यहाँ पे हमने कोई बिंदु ले लिया। अब क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, जब किसी एक ही बिंदु पे प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती हैं प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई आ रही प्रकाश की किरण और इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, तो यही दोस्तों हमारा क्या हुआ, अभिसारी हुआ। दोस्तों ये अभिसारी किरण पुंज है। अब दूसरा टाइप इसका देख लेते हैं। इसका दूसरा भाग जो है, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा भाग जो इसका दिया है अपसारी। अपसारी में क्या होता है दोस्तों, अपसारी में जब किसी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत हो, जब किसी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज के दोस्तों चलिए उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई बिंदु है, हमारे पास ये कोई बिंदु है, अब इधर से किरण जा रही है और इधर से भी जा रही है, इधर से जा रही है। तो दोस्तों ये जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये अपसारी किरण पुंज है। ये दोस्तों अपसारी किरण पुंज है। अब आगे की जानकारी चलिए हम ले लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आप सबके बीच बात होगी समांतर किरण पुंज की। समांतर किरण पुंज होते क्या हैं आप ये बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं जब किसी किरणें आपस में समांतर रूप से आती हुई या तथा जाती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रेखा है, ये आ रही है और ये जा रही है और ये आ रही है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं आपस में समांतर रूप से आती हुई जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो यही हमारा समांतर किरण पुंज कहलाता है। ये तो दोस्तों हो गया। अब चलिए आपके सामने जो नया टॉपिक उभर के आ रहा है प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, इसे हमें कैसे बताना है। तो गाइस आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलिए आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता देते हैं। दिया है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सपोज करिए दोस्तों में कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ये इधर से पॉलिश किया गया है और ये पॉलिश किया गया है दोस्तों। आप जब इधर से कोई रेखा भेजेंगे, यानी कि इधर से आप प्रकाश इधर टार्च मारेंगे, दोस्तों ये चिकना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप जिससे मुंह देखते हैं दोस्तों, वो शीशा ले लीजिए, आप इधर से जैसे प्रकाश मारेंगे तो इस पर टकरा कर दोस्तों पुनः इसी मार्ग में लौट के चले आएगा, पुनः इसी मार्ग में लौट के चला जाएगा। तो यही क्रिया जो दोस्ती होती है, यही हमारा प्रकाश का परावर्तन होती है। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये हमारा दर्पण है और दर्पण को इधर से पॉलिश किया गया है, यानी कि इधर का भाग उधर नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों आप इधर से जब प्रकाश मारेंगे तो ये इधर से टकरा कर वापस चला आएगा, इसी मार्ग में लौट के चला आएगा। यही क्रिया हमारा जो होती है प्रकाश का परावर्तन होती है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार से होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों आपको बता देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो पहला हो गया दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने पहला वाला देख लिया। अब दूसरा वाला आप देखेंगे कि जो दिया है आपतन कोण आई
तथा परावर्तन कोण r आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप पहले प्रश्न अनुसार क्या दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों कैसे तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम किसी अभिलंब खींचा, यहाँ पे हमने कोई अभिलंब खींच दिया, ये हमने अभिलंब खींच दिया दोस्तों, ये रेखा इधर से आ रही है, ये कौन सी रेखा है दोस्तों आपको बता देते हैं, अपवर्तित, ये हमारी अपवर्तित किरण है और ये इधर से टकरा के जा रही है तो दोस्तों परावर्तित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। और दोस्तों ये अपवर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये जो हो रहा है दोस्तों, इसकी जो यहाँ पे कोण बन रहा है, कोण आई बन रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे बोलते हैं दोस्तों, इसको रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं, इसे दोस्तों आर से दिखाते हैं। ये हमारा जो कोण बना है आर, ये रिफ्लेक्टिव रे यानी कि आर बना है। तो दोस्तों आप यह समझ गए, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ये तो हो गया दोस्तों, आपने यहाँ पे भी देख लिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो दोस्तों आपतित किरण यानी कि आपतित किरण है, तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है दोस्तों, परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में, ये और ये तीनों एक ही तल में दोस्तों। तो उम्मीद है आप इसको समझ ही गए होंगे। चलिए आपको आगे की जानकारी देते हैं। आगे की जानकारी दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा गोली दर्पण। गोली दर्पण को दोस्तों इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। आखिर में स्फेरिकल मिरर होता क्या है, गोली दर्पण होता क्या है। गोली दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सुने होंगे आप अवतल दर्पण, इसी से होते हैं दोस्तों। गोली दर्पण यहाँ पे आप देख रहे हैं, गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा कोई गोली दर्पण है, आपको उदाहरण से ज़्यादा समझा रहे हैं दोस्तों ताकि आप समझ सके। प्रैक्टिकली दुनिया आज ज़्यादा देखती है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये गोली दर्पण है, अब दोस्तों इसको हम दो भाग में काट दे रहे हैं। सपोज करिए इसको हम दो भाग में काट रहे हैं, हम इसको दो भाग में काट रहे हैं दोस्तों। इसको दो भाग में काट दिए तो हमारा कौन कौन सा भाग निकल के आया दोस्तों, एक तो हमारा भाग कौन से निकल का है, एक हमारा भाग निकल का है, ये वाला निकल का है, और ये वाला हमारा ये निकल के है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये और ये निकल के आया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा तल दबा हुआ है, कौन सा तल उभरा हुआ है। आप दोस्तों ये देख रहे हैं, ये तल उभरा हुआ है और ये दबा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, जो कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दबा हुआ तल है तो अवतल होगा, और अगर दोस्तों उभरा हुआ तल है तो उत्तल होगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारा ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है दोस्तों, ये हमारा बाहर से पॉलिश किया जाता है, इधर से पॉलिश किया जाता है दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण है। और ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये दोस्तों उत्तल दर्पण, ये इधर से पॉलिश किया जाता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है दोस्तों, और ये देख रहे हैं आप, ये दबा हुआ है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये हमारा उत्तल है और ये जो बगल वाला आपके है ये अवतल है। ये दोस्तों आप अवतल उत्तल में अंतर समझ ही गए होंगे। तो चलिए आप ये बता देते हैं, ये दो प्रकार के भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार, तो आप दो प्रकार देख रहे हैं। पहला तो जो हमारा दिया है वो पहला दिया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होते क्या हैं, तो गाइस उत्तल दर्पण को भी देख लेते हैं, उत्तल दर्पण होते क्या हैं। उत्तल दर्पण आप देख रहे हैं, ऐसी गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। उत्तल दर्पण में दोस्तों ऐसे गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका तल जो है उभरा हुआ है। दोस्तों आपको बता देते हैं, आप इधर से पॉलिश कीजिए चाहे इधर से पॉलिश कीजिए, तल उभरा हुआ होना चाहिए बस। ये आप देख रहे हैं इसका तल उभरा हुआ है, आप देख रहे हैं इसका तल उभरा हुआ है, इसलिए उत्तल दर्पण हुआ। उत्तल दर्पण तो हो गया दोस्तों। अब अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण होते क्या हैं। अवतल दर्पण दोस्तों आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण यहाँ पे आपके सामने दिखा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। दोस्तों ऐसे गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, कैसा होता है दोस्तों, दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये तो दोस्तों अवतल दर्पण की बात हुई। चलिए इसको फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा अवतल दर्पण है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ यहाँ पे पॉलिश किया गया है, ये इधर पॉलिश किया है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं दबा हुआ तल है, वो आपने देखा जो उभरा हुआ तल था, इसलिए अवतल दर्पण होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसके बाद चलिए दोस्तों आपके सामने कुछ देख रहे होंगे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप ये जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दर्पण में क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में दोस्तों पोल बोला जाता है। आप देख रहे हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दोस्तों परावर्तक तल के मध्य बिंदु को
ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, यहाँ पे हम दर्पण बना रहे हैं, ये समझ लीजिए कोई दर्पण है हमारा। यहाँ पे दोस्तों आप दर्पण देख रहे हैं, ये पॉलिश किया गया है दोस्तों। पॉलिश किए यही है हमारा, ये देख रहे हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु, इसे दोस्तों कैपिटल पी से दिखाते हैं दोस्तों, इसे कैपिटल पी से दिखाते हैं। यही परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, इसी के दोस्तों हम बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव इंग्लिश में दोस्तों इसको पोल बोला जाता है। अब दूसरा टॉपिक जो दोस्तों हमारा है, आप देख रहे हैं मुख्य फोकस दिया है, इंग्लिश में दोस्तों मेन फोकल बोला जाता है। मेन फोकल है क्या, तो चलिए मेन फोकल को भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है मुख्य अक्ष कहलाती है दोस्तों। ऐसी काल्पनिक रेखा दोस्तों, यानी कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो हमें दिखती न हो, वही काल्पनिक रेखा होती है। तो दोस्तों ऐसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है वही हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं उसका भी फिगर कैसा होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, समझ लीजिए हमारा कोई दर्पण है, ये दोस्तों हमारा अवतल दर्पण है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं दोस्तों, ये अवतल दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि बात हो रही है हमारा मुख्य अक्ष। अब दोस्तों ये जो रेखा जाती है काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा जो हमारी जाती है यहाँ से होके ध्रुव से होके जाती है, यही हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है दोस्तों। ये समझ ही के होंगे। आप आगे देख लीजिए, आगे आपको दिख रहा होगा कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती क्या है दोस्तों, तो आप जल्दी देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या दोस्तों आप देख रहे हैं गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जैसे कि दोस्तों गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जैसे कि गोली कोई दर्पण है और जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। जैसे कि आपके पास समझ लीजिए कोई गोली दर्पण होगा, ये आपके पास समझ लीजिए कोई गोली दर्पण होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी, और वही दोस्तों गोली दर्पण की त्रिज्या जो होगी वही इसकी भी त्रिज्या होगी, क्योंकि हम दोस्तों दर्पण की बात कर रहे हैं। तो आप दोस्तों ये समझ ही गए होंगे। और दोस्तों आपको बता देते हैं जो होता है ये वक्रता त्रिज्या दोस्तों, ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि r बराबर 2f। यहाँ पे दोस्तों r का मतलब दोस्तों आप समझ लें त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, और ये 2 इंटू एफ मतलब दोस्तों फोकस। ये जो होता है r बराबर 2f दिया है दोस्तों, त्रिज्या बराबर 2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो दोस्तों आप ये समझ ही क्या होंगे। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र को देख लेते हैं। वक्रता केंद्र दोस्तों देख रहे हैं गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का केंद्र होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का केंद्र होता है उसका केंद्र दर्पण का केंद्र कहलाता है, और इसे सी से दिखाते हैं दोस्तों, इसे कैपिटल सी से दिखाते हैं, यानी कि सी मतलब दोस्तों सेंटर। तो उम्मीद है आप यहाँ पे तक समझ ही क्या होंगे, आगे भी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों हमारे आप सबके बीच बात होगी मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस होते क्या है दोस्तों, तो मुख्य फोकस को भी हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं दोस्तों। मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये कोई हमारा दर्पण है, उदाहरण दोस्तों हम आपको इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि दुनिया आजकल ज़्यादातर प्रैक्टिकल देखती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारा कोई अवतल दर्पण है और दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि दोस्तों इसके समांतर जहाँ मान लीजिए दोस्तों हम इसको कोई किरण भेज रहे हैं, यहाँ पे हम कोई किरण भेज रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेज रहे हैं दोस्तों, अवतल दर्पण है। आपने दोस्तों परावर्तन के पश्चात कहाँ पे मिलती है दोस्तों, ये हमारा फोकस है। अब दोस्तों इसी पे आके मिलेंगी, जो हमारी रेखा मिलेंगी ये इसी पे फोकस पे आके मिलेंगी। तो यहीं पे जहाँ पे मिलती हैं यही पे हमारा मुख्य फोकस कहलाता है दोस्तों। परावर्तन के पश्चात जहाँ पे मिलते हैं यही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब आप देख लेते हैं अब अगला टॉपिक क्या दिया है। अगला टॉपिक दिया है आप सबके बीच फोकस दूरी। फोकस दूरी होती क्या है, फोकस दूरी को भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप समझेंगे फोकस दूरी को। तो चलिए बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं। यानी कि दोस्तों मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए मुख्य फोकस है, यह मुख्य फोकस है तथा ध्रुव है, इसी की बीच की दूरी को दोस्तों जो होगी यही हमारी फोकस दूरी होगी। ये दोस्तों ध्रुव है और ये फोकस दूरी है, यानी कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो दोस्तों आपने ये इमेज के बारे से यानी कि दोस्तों फिगर से आसानी से समझ लिया होगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ चल लेते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा प्रकाश का अपवर्तन।
यानी कि दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको दोस्तों आपने अभी तक पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, अब आप पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन चलिए हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं लिखा है जब प्रकाश की किरणें या किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे समझ लीजिए थार पे दौड़ रहे हैं और आपके सामने ये पानी है। दोस्तों आप जैसे समझ लीजिए नदी में है और आप ज़मीन पे जितना तेज दौड़ ले रहे हैं उतना तेज आप पानी में नहीं दौड़ सकते। दोस्तों वही इसमें बात हुई है, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन आप समझ गए होंगे। चलिए आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये फिगर है। दोस्तों आप यहाँ से प्रकाश की किरणें दे रहे हैं, समझ लीजिए आप यहाँ पे प्रकाश की किरणें दे रहे हैं और दोस्तों जैसे मान लीजिए आप ये पानी है और ये पानी में दे रहे हैं दोस्तों प्रकाश की किरणें। अब इधर जाने के बजाय दोस्तों इधर चली जाएगी और दोस्तों आपको इधर थोड़ा थोड़ा जाता हुआ प्रतीत होगा। ये दोस्तों मतलब काल्पनिक होता है, जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको प्रतीत होगा कि जा रही है। और दोस्तों ये इसकी सीधी रेखा यहाँ पे आती है। तो दोस्तों यही होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। और दोस्तों इसके भी दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों पहले जैसा जो आपने देखा अभी तक, आपने उस परावर्तन में देखा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो पहले वाले समझ लीजिए, आपको याद करने में आसानी बिल्कुल होगी। तन कोण साइन आई की जा तथा अपवर्तन कोण साइन आर की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो दोस्तों इसका सूत्र भी एक होता है यन बराबर साइन आई अपान साइन आर। दोस्तों इससे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आप देख रहे हैं कि इन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, यानी कि दोस्तों आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर अनुपात एक स्थिरांक होता है। यानी कि दोस्तों कोण आई की ज्या और इसकी ज्या, कोण आर की ज्या, ये स्थिरांक होता है। दोस्तों ये स्थिरांक होता है, आप समझ गए कि एक स्थिरांक होता है। दोस्तों इसे स्नेल का भी नियम भी कहा जाता है। अब दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा लेंस होता क्या है दोस्तों, लेंस को भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं लेंस लिखा है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, एक या दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है दोस्तों जिसका एक या दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लेंस है, इसका दोस्तों मान लीजिए आप लेंस टार्च में देखते होंगे कि एक तरफ उभरा हुआ होता है, कभी कभी आप देखते हैं एक तरफ समतल होता है। दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ उभरा भी हुआ होता है और दोनों पृष्ठ भी उभरा हुआ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये भी पृष्ठ उभरा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों यही हमारा लेंस कहलाता है। तो दोस्तों अब लेंस देख लीजिए। अब आपको सामने दिखा होगा लेंस के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों। लेंस के प्रकार आप देख रहे हैं, लेंस के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, इसकी जानकारी हम लेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब के लिए गुड बाय, सी यू, मिलेंगे आपसे अगले